चलो, कंपाइलर जो डिक्लेरेशन है वो हमारा कल छूट गया था। ठीक है, कंपाला वाला जो है ये मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कंपाला जो डिक्लेरेशन है इसमें अडॉप्ट किया गया था, ये अफ्रीकन यूनियन का है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबमिट हुआ था ये। ठीक है, कहाँ पे? अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन का। एंड लिंक टू ये पोस्ट मलाबो कॉम्प्रिहेंसिव जो अफ्रीका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी CAADP, इस प्रोग्राम से ये लिंक है। ठीक है, कंपाला डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट होगा, IAS के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई इसको मैंने अलग से फिर आप लोगों को बताया। ठीक है, एंड सक्सेस इसका जो पर्पस होगा टू अडॉप्ट द 10 ईयर, जो इसकी जो कैट की इस कार्यक्रम यानी का जो CAADP का जो प्रोग्राम है, इसकी स्ट्रैटेजी हो, इसका एक्शन प्लान है टू बिल्ड रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम इन अफ्रीका, यानी अफ्रीका में एक रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एग्री फूड को लेकर 10 साल हुआ था, उस कार्य योजना को अपनाया गया। कहाँ पे? अफ्रीका में। इसके पहले भी मलाबो डिक्लेरेशन था, उसको 2024 का था, ये 2014 का था। मलाबो घोषणा भी हुआ था एक डिक्लेरेशन। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मलाबो जो डिक्लेरेशन है इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अफ्रीका का है मलाबो। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या होगा? 26 to 35। ठीक है, और इसका मुख्य फोकस क्या रहने वाला है? मुख्य फोकस रहने वाला है, ये है आपका सेट 6 जो कमिटमेंट है इसमें, ये की फैक्टर है। अफ्रीका की कृषि खाद्य प्रणालियों को पूरे उसको मतलब ट्रांसफॉर्मिंग करने, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अफ्रीका का जो एग्रो फूड सिस्टम है, 6 कमिटमेंट, 6 प्रतिबद्धताओं को निर्धारित किया गया, फोकस इस पे किया गया है। ठीक है, यानी फूड को लेकर है, एग्रीकल्चर को लेकर है। ठीक है, ऐसे आप याद रखे हुआ कंपाला डिक्लेरेशन। अब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करेगा काइंड ऑफ कि भाई ये एनिमल के लिए है, रेस्टोरेशन के लिए है, इन्वायरमेंट के लिए है, ना ना ना। मेक सेंस हो रहा है? चलो, अब आते हैं जी मिसबा एंड विशु, मोहित कुमार, गुड इवनिंग। चलो, तो कंपाला डिक्लेरेशन हो गया। अब हम आते हैं, नाउ कम टू द अनदर टॉपिक, ध्रुवीय चक्रवात। ध्रुवीय चक्रवात पे जाने से पहले थोड़ा सा आपके भी लाइफ में चक्रवात लाया जाए, है ना? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलो जल्दी से, जो लोगों को नहीं पता है, इवनिंग बैच, ऐसे तो मोस्टली मॉर्निंग बैच में स्टूडेंट है, बट जिनको नहीं पता है वो बता दो कि जो मैंने प्रिडिक्शन किया था लास्ट ईयर, ये जो डिक्लेरेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये सुबो एंड राज के लिए है। और इसको रेक्टिफाई करेंगे बाकी स्टूडेंट कि 45, मैंने कहा था कि 43 to 45 के बीच में, 42 जा सकता है बट चांसेस कम है, बट 45 इज सेफ जोन फॉर प्री एग्जाम। तो ये 44, राउंड अबाउट 44 के अराउंड रह गया है। ठीक है, सो इस बार भी अनफॉर्चुनेट, मेरा जो मैं कहूंगा कि पिछले 6 साल से मेरा तुक्का लग रहा है। अब इसको आप तुक्का समझिए या स्कैम समझिए, इसको वट एवर, इट्स अप टू यू टोटली। ठीक है, चलो, एक देना था राज एंड शुभ। ठीक है, जब लोग कह रहे थे 95 कट ऑफ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोलर वोटेक्स, ये क्या है? ऑब्वियस है,
अब ध्यान से एक एक टर्म्स पे ध्यान रखना, ये टर्म्स पे ही यूपीएससी खेलती है पूरा, है। अ लार्ज लो प्रेशर एरिया, एक लो प्रेशर एरिया होगा, क्या होगा, लो प्रेशर, एक एरिया तो बड़ा ही होगा, लार्ज लो प्रेशर एरिया विथ कोल्ड एयर, एक निम्न चाप क्षेत्र जिसमें ठंडी हवा होगी, और ये पृथ्वी के ध्रुवों के चारों ओर, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, स्वर काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड अर्थ पोल, काउंटर क्लॉकवाइज परिधीय तरीके से। ये इसमें तीन आपको, देयर आर थ्री वर्ड्स हैं जिसको आपको फोकस करना है, यू नीड टू बी फोकस, ओके। लो प्रेशर, कोल्ड एयर एंड काउंटर क्लॉकवाइज एरिया, तो पता ही है भैया, ध्रुवी लगा हुआ है, पोलर तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। इस पे आपको फोकस करना है, इसी वर्ड पे ही सारा आपका जो गेम है वो पलट सकता है, ठीक है। सो इसका इम्पैक्ट, इसका टाइप क्या है, पहले चलो टाइप देख लेते हैं। तो ये बेसिकली ट्रोपोस्फेयर, पोलर वोर्टेक्स एंड स्ट्रेटोस्फेरिक, स्ट्रेटोस्फेरिक जो पोलर वोर्टेक्स है, इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिले। तो ये सबसे ट्रोपोस्फेयर यार ऑब्वियस है, जैसे आपका जो ओजोन का जो लेयर है उसी के आसपास में ये बनेगा, 10 to 15 किलोमीटर के आसपास में लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर रहेगा, और स्ट्रेटोस्फेरिक जो पोलर वोर्टेक्स है फ्रॉम हायर अप टू, ये 15 से ऊपर होके ऑब्वियस है 50 किलोमीटर। ग्रीष्म काल में यानी समर में क्या हो जाता है, ये डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है, एंड पतझड़ में जो ऑटमम स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग ऑटमम, स्प्रिंग में ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्प्रिंग में पतझड़ वाला मौसम, पत्ते जब जो लीव्स है प्लांट के वो गिरने लगते हैं तब, ठीक है। वहां पे अब इसको वाइस वर्सा यूपीएससी कर देगा, बस यही चीज करता है यूपीएससी, और कुछ भी नहीं कर रहा है। और इतना प्रेशर में आप लोग होते हो कि जो इजी क्वेश्चन है वो भी गड़बड़ कर देते, तो थोड़ा सा जो भी पढ़ो सॉलिड ठोस पढ़ने की जरूरत होगी, ठीक है। वो टाइम पास वाले करके पढ़ोगे तो यूपीएससी भी आपको टाइम पास ही रखेगा, ठीक है। मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, आप एक कदम यूपीएससी को बेवकूफ बनाओ, यूपीएससी आपको 10 कदम बनाएगा, यानी फैजल जो है वो बदला लेके रहेगा, ठीक है। और उसका बदला यानी 1 साल फिर पीछे, पीछे का मतलब फिर से वो आप उस साइकिल में घूम रहे हो, ठीक है। तो जितने हल्के में लोगे यूपीएससी आपको उतने हल्के में लेगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, अब यार ये तो एक आपका वोटेक्स जो है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो ऑब्वियस है अचानक जो आर्कटिक ब्लास्ट, यानी सडन कोल्ड एयर जो है सर्ज इन द यूएस ड्यू टू द पोलर जो वोटेक्स डिस्ट्रप्शन, आर्कटिक धमाका, ये अचानक अमेरिका में ठंडी हवाओं का जो फ्लो है उसके पोलर वोटेक्स के टूटने के कारण होगा, ठीक है। प्राकृतिक रूप से बात करें, एक्सट्रीम वेदर जो इवेंट्स है, प्राकृतिक आपातकालीन घटनाएं, यानी ये कमजोर वोटेक्स क्या है, आर्कटिक हवाओं को दक्षिण की ओर धकेलता है, ध्यान रखना सदर्न एरिया में। अब वीकेंड वीकेंड जो वोटेक्स कैन पुश आर्कटिक एयर साउथवर्ड कॉजिंग एक्सट्रीम कोल्ड, इसीलिए आर्कटिक में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, यार आर्कटिक में इतना ज्यादा ठंड क्यों पड़ती है, तो देयर इज अ रीजन, पोलर वोटेक्स द रीजन बिहाइंड, ओके। तो ज्योग्राफी का जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेगा विच इज बेस्ड ऑन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होने वाला, इट वुड बी, ठीक है। ओजोन की कमी, ओजोन डिप्लेक्शन, ट्रैप कोल्ड एयर एक्सेलरेटेड ओजोन डिप्लेक्शन ओवर अंटार्कटिका, ओजोन की कमी यानी फंसी हुई जो ठंडी हवाएं हैं आर्कटिक के ऊपर, ये ओजोन के लेयर को क्या करती है, ओजोन कमी को तो और तेज करती है, यानी कि ओजोन पहले से ही कम है और उसको और कम स्पीडली, बहुत ही ओजोन डिप्लेक्शन का रीजन भी है, ये एक्सेलरेट कर देती है,
प्रोवोक करेगी कि यार चलो जल्दी से कम हो जाओ और कम हो जाओ, क्योंकि ठंडी हवा क्या कर रही है, ओजोन को कम कर रही है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, कहाँ ठंडी कहाँ गर्म। ठीक है। अब कुल मिला के इम्पैक्ट ऑन इंडिया है, जब तक इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा मजा नहीं आएगा, राइट। तो इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वीकेंड वोटेक्स जो है लीड टू मोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आपको जितनी भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो ठंड में जो वर्षा जो बारिश होती है ना, रेनी, कभी कभी दिल्ली में आप देखोगे, या कई बार आपको जो चक्रवात वगैरह जो देखने को मिलता है, weekend vortex lead to more western disturbance causing heavy snowfall in the western Himalaya and colder condition in northern India। तो हमारा जो जो इंडिया का अगर हम वेदर की बात करें, तो एक कमजोर चक्रवात जो है ये अधिकांश पश्चिमी विक्षोभ का कारण बनता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रीजन बनेगा, ये इसका रीजन है। और ये भी हिमालयन का जो ये पूर्वी एरिया यानी ईस्ट, ये वेस्ट ईस्ट पार्ट हो गया एंड वेस्टर्न पार्ट, ये वाला एरिया है। पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी होगी, लोग ठंड में देखने जाएंगे या फिलहाल गोली चल रही है वहां, चल चुकी, अब लोग थोड़ा सा कम देखने जाएंगे, है ना, यही होगा। चलो, तो नॉर्थ इंडिया में ठंडी परिस्थितियां क्रिएट होती है, कंडीशन जो है वो क्रिएट होगा। क्लियर है। सुबो एंड राज, कमेंट नहीं आया आप लोगों का। सुबो एंड राज क्लियर है। चलो, ऐसे 90% तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा अगर आपने पढ़ के आप अगर आप आए होते, ठीक है। चलो, आर्टेशियन जो है ये देख लेते हैं भाई, आर्टेशियन कंडीशन क्या है। आर्टेशियन कंडीशन यूपीएससी कई बार, अगर अब जो लोग का ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, इन्वायरमेंट खत्म हो गया, इकोनॉमी खत्म, अभी खैर वो तो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इकोनॉमी से याद आया, अभी छोटा सा एक और डिस्क्लेमर, इंग्लिश में 24 का मैंने आप लोगों को मिसबा एंड राज एंड सुनो, ठीक है, आप तीनों को मैंने शेयर किया है इंग्लिश मीडियम का 24 का इकोनॉमी का पीवाई सॉल्यूशन, ये देखा है आप लोगों ने, इनसाइड अफेयर्स वाले में है। हाँ, ठीक है, तो उसका भी थोड़ा बहुत बता देना जो भी होगा, यू कैन कॉल मी, है ना। चलो वापस आते हैं आर्टेशियन, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे। जैसे राज ने लगाया है कट ऑफ, तो उसको बहुत कम लोगों ने देखा, पता ही नहीं उनको, यू नो, आइसोलेशन, वो एक किसी दूसरी दुनिया में है। मोहित कुमार देखा भी है। चलो, आर्टिशियन कंडीशन ये क्या है भाई, इसका डेफिनेशन है, जल जो अज्ञे, अज्ञे मतलब पता नहीं कौन सा, अज्ञात है ना, अज्ञे का मतलब अज्ञात चट्टान की परतों के बीच में एक हाई नीचे दबाव में बंद होता है। आर्टिशियन जो स्टेटस, जो लोकेशन, जो कंडीशन जो है, ये बेसिकली वाटर कन्फाइंड अंडर प्रेशर बिलो लेयर्स इन इम्पेरेबल रॉक, इम्प्रेबल रॉक के नीचे ये दबा रहेगा, एक प्रेशर बनता है बेसिकली, ये एक तरह का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कंडीशन बनता है, ठीक है। अब ये बनता कहाँ पे है, ये भी, ये सब आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और एवरग्रीन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो फाउंड डीपर फ्लो बिलो अर्थ सरफेस सराउंडेड बाय पुअरली प्रिएम्बल रॉक्स, ठीक है। पी सतह के नीचे, डीपर, ये नीचे पाया जाएगा जहां पे खराब पारगम्य चट्टाने इसे घेर लेती। पारगम का मतलब यानी क्या हो गया, आप पारगम का मतलब एक दूसरे के आर पार आप देखा जा सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल कांच की तरह होगा, ऐसे समझो, ठीक है। बिल्कुल नहीं, बट आप पारगम्य की बात है, यानी हम उस दूसरी तरफ देख सकते हैं, खराब चट्टानों के ये ढेर का उस एरिया को ये कवर करता है। तो एक स्टेटस, ये एक कंडीशन बन रहा है। कंडीशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, कि जो हम पढ़ रहे हैं इसको, पहले तो हमारा दिमाग में ये होना चाहिए कि हम ये जो आर्टिशियन कंडीशन को पढ़ रहे हैं, पढ़ना ही क्यों है। तो रीजन है, अकरेंस जो है, घटनाक्रम, ये कब होगा, जब भूजल पुनर्भरण क्षेत्र में एक निर्वहन बिंदु की ओर जो निम्न ऊंचाई पर होगा,
ठीक है, उससे नीचे चला जाए, यानी ड्रिलिंग स्थल से नीचे चला जाएगा। यानी आप ऐसे समझो, यार ये है मेरा अर्थ का सरफेस, ठीक है, 50 फीट में तो मुझे पानी मिल जा रहा ड्रिल करने पर, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ग्राउंड वाटर का, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं ना, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो रहा है, उसको इरिगेशन में यूज कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी यूज कर रहे हैं, है ना, ये सब हम लोग जान रहे हैं। आर्टिशियन वाटर कैन rise to the surface naturally without pumping, unlike regular ट्यूब वेल। पुनर्भरण का मतलब फिर से भर दिया जा रहा है। तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो हो रहा है, पुनर्भरण मीन्स रिचार्ज, ठीक है। तो एक पॉइंट पे आएगा जो सबसे जो निम्न ऊंचाई पर होगा, यानी ये 50 फीट पे ही है यार, और ये ऑटोमेटिक ही बिना पंप के पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक प्रेशर बन रहा है। कौन सा प्रेशर बन रहा है? आर्टिशियन कंडीशन में। ये कब होगा? आर्टिशियन कंडीशन में हो, ठीक है। किसी न्यूज़पेपर में आया था, और एक ये आपको ग्राउंड वाटर में हर जगह नहीं है, जैसे कि फॉर द टाइमिंग अभी की अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो लगभग पूरे इंडिया में, इंटायर इंडिया, आपको देखने को मिलेगा कि ग्राउंड वाटर जो है ओवर यूज के कारण, कॉजेज ऑफ ओवर मिस यूज, नॉट ओवर यूज, ओवर मिस यूज कह सकते हैं, यू कैन से, उसके कारण क्या है, वो और डीपर जा रहा है। क्लियर है? चलो, सो की फीचर इसका यही हो गया कि आर्टिशियन, अच्छा ठीक है, तो आर्टिशियन जल बिना पंपिंग के प्राकृतिक रूप से सतह पर उठ सकता है, जो सामान्यतः ट्यूबवेल की तुलना में भिन्न होता है, ऑटोमेटिक निकल के आएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, बिहार में एक जगह है राजगीर, राजगीर भी कहते हैं उसको, नाम सुना है? हाँ, वहां पे अ, पानी ग्राउंड से ही निकल रहा होता है, ठीक है, तो वो उसमें सल्फर का परसेंटेज ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको स्किन डिजीज नहीं होगा। लोग कहते हैं कि भाई उसके पानी से आप नहा लो तो आपके बीमारी, पाप धुल जाते, पाप नहीं धुलता, बेसिकली स्किन डिजीज सल्फर के कारण, ड्यू टू सल्फर स्किन डिजीज खत्म होती है, बस यही वो चीज है। तो ये ऑटोमेटिक अगर ग्राउंड वाटर पे है, रिचार्ज है, तो ये जो चट्टान है, ये जो अज्ञात चट्टान जिसको हम लोग कहते हैं, where water confined under pressure below layer of impermeable rock, ठीक है, एक रॉक के नीचे होगा, और जैसे ही वो ऑटोमेटिक कभी प्रेशर से एक प्रेशर बनेगा और वो ऑटोमेटिक बाहर आने लग जाएगा, खुद ब खुद, आपको ड्रिल करने की, स्प्रिंग डालने की, ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, मूसी रिवर, ठीक है भैया, ये मूसी रिवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आ जाओ। ये अनंतगिरी पहाड़ पे, रंगारेड्डी जिला, कुल मिला के इतना करने की होती है, तेलंगाना में है यार, सीधी सी बात, ठीक है। कृष्णा नदी का ये क्या है, इट्स अ ट्रिब्यूटरी, मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, इंपॉर्टेंट आईएएस के लिए एंड पीसीएस के लिए ऑल्सो, ठीक है। इसकी और जो रिजर्वर्स जो है, ये फ्लो इनटू द ओमान सागर एंड ये जो हिमायत सागर जलाशय है उसमें बहती है, ओमान, ओस्मान सागर सॉरी। तो ओस्मान सागर जो है ये कहाँ पे, ये हैदराबाद वाला एरिया है। मूसी नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? एक, द बैंक ऑफ मूसी, है ना, कौन सा एक, ये है इंडिया का स्टेट है, अब स्टेट नहीं है, मतलब एक शहर है, हैदराबाद। मिसबा जी, ठीक है। उस्मानिया, देखो उस्मान सागर, उस्मान सागर एंड हिमायत सागर, ये दोनों रिजर्व भी है यहाँ पे, और हैदराबाद भी इसी के किनारे पे है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी है, उसी के नाम पे ये उस्मान सागर पड़ा है, ठीक है। और भी बहुत सारे नाले वगैरह भी है, ठीक है, फॉर्म हुआ, ठीक है। इसी एंड मूसा बिफोर कवरिंग, ठीक है, ये बनता कैसे है, इसी एंड मूसा द्वारा ये बनता है, ये एक जगह ये दो अलग अलग नाले से बन के यहाँ जाके जमा होता है, ठीक है। चलो, तो हैदराबाद के लिए ये प्रमुख जल का सोर्स है, ये ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है।
तो अनंत कल को आपसे ये पूछ ले कि अनंतम गिरी जो पहाड़ी है यार, हिल्स जो है, वो उड़ीसा में है। आप कहोगे हाँ सर उड़ीसा में, उड़ीसा में है। कुछ भी पूछ सकता है वो, तो आपको ऑटोमेटिक पता होना चाहिए तेलंगाना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही चीजें। मोहित कुमार कहाँ हो? मोहित कुमार, मोहित कुमार है आज? हाँ है तो, हाँ, समझ में आ गई चीजें। चलो, छोटी छोटी चीजें आपको, जितना ईमानदारी से आप क्लास को अटेंड करोगे उतनी ईमानदारी, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, मल्टीपल टाइम्स। यार तुम यहाँ ईमानदारी दिखाओ, एग्जामिनेशन हॉल में तुमको, आपको तकलीफ नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो कि भाई मैं कैसे कहूँ कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी लाइन यूपीएससी के माइंड में होगा। ठीक है, उसको किस अप्रोच से वो पूछ सकता है, ये नो बडी गेस, कोई नहीं कर सकता, वो कहने की बात है। ठीक है, तो हम टॉपिक गेस कर सकते हैं, बट पूछने का जो उनका जो their, जो अप्रोच होगा, वो अप्रोच तो बिल्कुल उनका ही होना है। यार माउंट इब्रू या माउंट आबू, चलो मैंने ये कह दिया कि यार ये इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी नोज, बट उसका वो जोग्राफिकल टर्म्स में पूछ रहा है, करंट पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है, कल्चरल पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है, ब्रह्मा कुमारी का पर्सपेक्टिव है। आपको इस पूरे इसके जो पेरिफेरल है उसको कवर करके जाना पड़ेगा, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल क्लब करना पड़ेगा, जब तक आप क्लब नहीं करोगे, एसोसिएट नहीं कर पाओगे, फिर आपको लगेगा ये नहीं, आप जब तक किसी भी टॉपिक से एसोसिएट खुद को नहीं करोगे, तब तक वो अनजान बना रहेगा। आज याद रहेगा, कल याद नहीं रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने एसोसिएट नहीं किया उसको। ठीक है, चलो। माउंट इबू, इबू क्या है भाई? ये देखो, माउंट इबू, आईएएस के लिए ओनली फॉर इम्पोर्टेंट, पीसीएस वगैरह में तो नहीं आना चाहिए। हाँ, राजस्थान पीसीएस में ये पूछ सकता है मे भी। इंडोनेशिया में है। अब देखो, माउंट इबू, हॉल्म हेरा, एक आइसलैंड है, हॉल्मेरा आइसलैंड, इंडोनेशिया। तो अब आपसे ये भी पूछ सकता है यार, हॉल्मेरा ये जो आइसलैंड है, ये आइलैंड है कहाँ पे? आइलैंड कहाँ पे है, ये पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? माउंट इबू नहीं पूछ के ये आइसलैंड पूछ लिया, अब आप बोलोगे अरे सर ऐसे कैसे? यार यूपीएससी है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको तो तैयार रहना है ना सब चीज के लिए। राज, आप बैट्समैन हो तो आप बॉलर से ये डिमांड तो करोगे नहीं कि नहीं यार एक लॉलीपॉप बॉल देना, फुल टॉस देना, ओवर पिच देना, शॉर्ट बॉल देना, हाफ बॉल ही देना, नहीं बोलोगे ना। ठीक है, चलो। सो इसका वोल्केनो टाइप क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये एक्टिव यहाँ पे वोल्केनो है। इट इज एन एक्टिव वोल्केनो, पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर में भी पड़ता है, ये उसका पार्ट है, और एक्टिव भी है। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर जिसमें सकम, जो स्पेसिफिक बेल्ट भी इसको कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिंग ऑफ फायर का एक और नाम है विच इज नोन एज सर्कम पैसिफिक बेल्ट। It is a path along with Pacific Ocean known for frequent volcanic eruption and earthquake। यानी जहां इस प्रशांत महासागर में आपको सबसे ज्यादा, ये जो बेल्ट है, इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको देखने को? वोल्केनिक इरप्शन मिलेगा और अर्थक्वेक मिलेगा देखने को, भूकंप। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आपको यहीं पे आते हैं, इसी एरिया, ये पैसिफिक जो बेल्ट है ना, ये वाला, ये बेल्ट में ही आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों आता है, वापस आओ। ये तो हुआ फैक्चुअल कि भाई यहाँ आता है, ये भूकंप एंड वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, ये तो सबको पता है, बट आता क्यों है? रीजन, टेक्टोनिक प्लेट्स है यहाँ। इंडोनेशिया का जो वोल्केनिक जो एक्टिविटी है, डू इज ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द पैसिफिक, यूरेशियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तीन प्लेट आपस में यहाँ मिलती है भाई, पैसिफिक, यूरेशियन एंड ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, तीनों का यहाँ पे
ये मैच कर रहा है, यहाँ पे आपस में मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया काफी बड़ा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये न्यूज में क्यों आ गया था, क्योंकि रिसेंट जो इरप्शन हुआ था, अदर एक्टिविटी वोल्केनो इज इन इंडोनेशिया इंक्लूडिंग माउंट सिनाबंग एंड माउंट मेरापी। अब ये तो एक हो गया ईबू, दूसरा हो गया सिनाबोंग एंड थर्ड वन इज मेरापी। क्लियर? कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, वही गरुड़ा वाला। ठीक है, चलो। कुछ को लग रहा होगा कि भैया आईएएस बने और सबसे पहले इंडोनेशिया जाए। इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ है? किसी को नहीं पता है उसका कैपिटल, इंडोनेशिया की कैपिटल? वेरी गुड। जकार्ता? अच्छा, मुझे लगा था बैंकॉक है। चलो, ये भी पीसीएस में पूछता है ना। चलो, चलो अब सोशल इशू जरा सा देख लेते हैं यार, सोशल इशू में क्या क्या है। डिटेल में हमको इसको नहीं जाना है। बैंकॉक इज ऑफ सिंगापुर। हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक है भाई, आई नो। चलो, इसका थोड़ा सा, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आने वाले टाइम पे आपको जल्दी से मैं कोशिश करूंगा कि विद इन नेक्स्ट वीक तक मैं आपको मार्च का अवेलेबल करवा दूँ। पढ़ना नहीं है, फेब तक ही पढ़ लो यार, उतना ही ठीक है। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा, मत करना, नो इशू। अब उस 2 क्वेश्चन के चक्कर में अब नया पढ़ने का टाइम है नहीं, तो फेब तक ही आप रहो। ट्रस्ट मी, नुकसान में नहीं रहो। 70 क्वेश्चन की गारंटी मेरी। पीवाईक्यू एंड करंट अफेयर, बाकी आपने रेस्ट जो पढ़ा है अपनी कोचिंग में या सेल्फ से, वो सेल्फ ही काम आने वाला है। ठीक है, चलो। यूनिसेफ का एक ये है, रिपोर्ट है, बच्चों के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की भूमिका की खोज की गई है। ठीक है भाई, रोल ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई फॉर चिल्ड्रन एक्सप्लोर्ड बाय यूनिसेफ। तो ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट ही है बच्चों की। और आपको ये पता बच्चों के लिए से रिलेटेड कौन सा है? यूनिसेफ का रिपोर्ट होता है। क्लियर है? और यूपीएससी के लिए एवरग्रीन टॉपिक है। ठीक है, चलो। तो वाई इन द न्यूज, न्यूज में क्यों था? क्योंकि एक रिपोर्ट है। अब देखो, ये रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल आउटलुक 2025 प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फॉर चिल्ड्रन। ये रिपोर्ट किसकी है? डब्ल्यूएचओ की, डब्ल्यूटीओ की, यूनिसेफ की। ठीक है, या नीति आयोग की। रिपोर्ट किसकी है? ये चलो, एक और कंफ्यूज करने के लिए आपको कहता हूँ यार, वो महिला एंड बाल विकास मंत्रालय। अब बताओ, बात समझ में आया? चलो, रिपोर्ट का नाम कौन रिलीज कर रहा है, ये सब तो ये तो कोई नहीं गलत करेगा भाई। अगर आपको रेस में बने रहना है और आपने 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ही, 3 बहुत ज्यादा हो गया, 2 क्वेश्चन लॉलीपॉप वाला गलत किया, आप रेस में वहीं बाहर हो गए। ट्रस्ट मी। चलो, तो ये सब लॉलीपॉप वाले क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि कौन सा रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है, उसकी रिपोर्ट के नाम, जो फैक्ट शीट होता है ना, उसको आप कर लो एक बार। अगर जिन लोगों ने मेरे पूरे साल भर को फैक्ट शीट खुद से अगर हाथ से लिख लिया होगा एक जगह पे, तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले, वो आराम से कर, उनका रिवीजन 2-3 दिन में हो जाएगा। अगर किसी ने किया होगा, जैसे माइट भी गुलाब जी ने किया है शायद, है ना? चलो, तो उनको फायदा मिलेगा, ऑब्वियस से मिलेगा, 100% मिलेगा। पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और जिन लोगों ने नहीं किया, अब उनको थोड़ा सा छांट छांट के पढ़ना पड़ेगा। वो उनसे भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नहीं किया उनसे नहीं होगा। मैगजीन अलग अलग है ना, एक जगह पे
कंपाइलेशन जो है वो आपके हैंड रिटन का है, तो बस लास्ट मोमेंट में वही पढ़ना है आने वाले 20 डेज में, है ना। अभी तो फिर भी आपके पास 10 डेज अभी एक्स्ट्रा है, मैं तो फालतू कह रहा हूँ, 10 डेज एक्स्ट्रा है। चलो, तो व्हाट इज डीपीआई? डीपीआई क्या है भाई? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना, है क्या है? तो डीपीआई उन साझा डिजिटल प्रणालियों को बेसिकली रिफर करेगा। डीपीआई रिफर्स टू शेयर डिजिटल सिस्टम दैट इंश्योर फेयर एक्सेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विस एट अ लार्ज स्केल। इट्स इंक्लूड टेक्नोलॉजी, मार्केट एंड गवर्नेंस। तीन चीज को डिजिटल फॉर्म में वैसे समझो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एकदम निष्पक्ष रूप से ये एक्सेस एक्सेस आपको मिल जाएगा। तकनीकी, बाजार एंड शासन इसमें शामिल होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, तो रोल क्या होगा? चिल्ड्रन से का जो वेलबींग है ना, बच्चों की भलाई के लिए, वेलबींग के लिए क्या करना है, ये रिपोर्ट क्या करेगा? तो ये इक्विटेबल एक्सेस टू सर्विस, सेवाओं तक सबको एक्सेस, अगर आप पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो डिजिटल आईडी लिंक टू सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू की सर्विस। अगर आपने एक बार इसको डिजिटल फॉर्म में आप इसमें रजिस्टर्ड हो गए तो लाइफ लॉन्ग आपको इसकी सर्विस मिलेगी। सेकंड का आपका जीवन भर का एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा है दीक्षा, शिक्षा, एजुकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है लाइक दीक्षा ब्रिज एजुकेशनल गैप इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अब आपसे ये पूछेगा यार, ये दीक्षा जो चला रहा है, रिक्शा नहीं दीक्षा है, ये चला कौन रहा है? कौन सा इंडियन, आपको कंफ्यूज करने के लिए इंडिया का जो फोर मिनिस्ट्रियल बोला, वो नाम दे दिया तीन, और एक दे दिया यूनिसेफ। क्लियर? तो ये दीक्षा, ये एजुकेशनल गैप को, प्लेटफॉर्म लाइक दीक्षा ब्रिज एजुकेशनल गैप इन इंडिया, दीक्षा के नाम से चल रहा है ये। फाइनेंशियल जो लिटरेसी है एंड इंक्लूजन की भी बात करेगा, ये तो कॉमन सेंस है। हेल्थ की बात करेगा, हेल्थ सिस्टम लाइक जमैका इलेक्ट्रॉनिक जो इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री इंप्रूव वैक्सीनेशन रेट। हमें थोड़ा सा सीखने की जरूरत है जमैका से। क्यों? बहुत ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इन्होंने रजिस्ट्री बना रखी है कि किसको वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा इंडिया को उससे सीखने की जरूरत है। भले छोटा कंट्री है, स्मॉल कंट्री है, जमैका इंडिया के सामने क्या है, कुछ नहीं, बट अच्छी चीजें जहां भी प्रैक्टिस हो रही हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस, हमें वो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो अफ्रीका की किसी कंट्री में हो, चाहे किसी गांव में हो इंडिया के, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ऑलवेज गो फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, चलो। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की बात करें, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम डीपीआई इनेबल टारगेटेड जो डिलीवरी है ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स एंड बेटर डेटा शेयरिंग, यानी किसको वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, किसको आप टारगेट कर रहे हो, कौन कौन छूट गया है, एक पूरी रजिस्ट्री मेंटेन हो रही है, और ये सब डिजिटल फॉर्म में हो रहा है ना। तो कनेक्टिविटी की इसमें चैलेंजेस क्या आएगा? तो वही कनेक्टिविटी की का चैलेंजेस है, कनेक्टिविटी इशू है, इंटीग्रेशन चैलेंजेस है। ठीक है, सबको मिलेगा तो एक, कई बार क्या होता है इंटीग्रेशन, जो होल इंटायर कवरेज है उसमें भी कई बार आपको, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। देयर आर सम काइंड ऑफ अ चैलेंजेस। ठीक है, डेटा भी इन ऑपरेटेबिलिटी की कमी या फिर निगरानी की चिंता, भैया निगरानी हम कैसे करेंगे? सर्विलांस का जो कंसर्न है कि ये डेटा कहीं लीक ना हो जाए। सबसे बड़ा थ्रेट तो आज के डेट में कि डेटा तो हमारे पास है, बट अगर डेटा कलेक्ट कर लिया उस डेटा का मिसयूज ना हो जाए, है ना। तो रिकमेंडेशन क्या है? तो सबको एक साथ जोड़ना है, इसका रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, रिकमेंडेशन में ये रिकमेंडेशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएस, तो इतना तक आप कवर कर लो, प्री के लिए काफी है। इसको आप रिकमेंडेशन को छोड़ सकते हो। हाँ, लेकिन आप ये रिकमेंडेशन कहाँ यूज कर सकते हो? मेंस में कर सकते हो, और मेंस में भी कहाँ पे? जहाँ पे बच्चों से, चिल्ड्रन का वेलफेयर की बात अगर आए तो आप उस, ये आप डाल सकते हो। यूनिसेफ का ये गाइडलाइन है और रिकमेंडेशन, दैट्स इट, उसके नाम से आप उसको यूज कर सकते। क्लियर सभी को? देखो, कॉपी कट करना जिसने सीख लिया उसका बस चुटकी बजा के मेंस क्लियर हो जाए।
अभी जैसे मैंने जितने हल्के में कहा आपको लगा होगा अरे सर ऐसे क्यों ना होगा, जो मैं कह रहा हूं उसको करने में आपकी जान निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होगा, है ना सुबो एंड राज, कि भाई स्टार्टिंग में जब मैं क्लास में कह रहा था भाई देखो अभी समझ में नहीं आएगा बट आएगा जरूर, 2 महीने बाद ही समझ में आने लगा। आटे दाल का भाव। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, मैं अपने आप को अच्छा नहीं कह रहा या अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरी बात सही हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस का अगर आप टीचर के एक्सपीरियंस का तो आप उसको अपने सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो तो आप सबसे क्या कहूँ यार, आपकी किस्मत बहुत काइंड ऑफ अच्छी नहीं है, बुरी तो नहीं कहूंगा, किसी की भी किस्मत को मैं बुरा कहने वाला कौन हूँ, बट अच्छी नहीं कही जाएगी। ठीक है, चलिए, जो टीचर खासतौर पे इस फील्ड में आपके पीछे लगा हो, ऐसा टीचर, बच्चे लगते हैं भाई यहाँ तो टीचर लगा हुआ है, प्रॉब्लम ये है। तो जिस दिन आप टीचर के पीछे लगिएगा सिलेक्शन अपने आप होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चन दिमाग में रेज होगा, आपको उसका सोल्यूशन चाहिए होगा, तो पढ़ोगे तभी तो होगा ना ये चीज। चलो, मुझे तो मैच्योर करने में ही आप लोगों को, मतलब मेरी 50% एनर्जी जो है वो आप लोगों को मैच्योर करने में चली जाती है। चलो एजुकेशन की बात कर लेते हैं यार, ये एक, अब देखो, UNISE, सॉरी UDISE प्लस 23-24 का एक रिपोर्ट है ऑन स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन को लेकर। बट ये ध्यान से समझना, ये शिक्षा मंत्रालय का है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये रिलीज कर रहा है। अब यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया, यूनिसेफ लिख दिया, आप वहीं पे बोल्ड हो जाओ। तो मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में ये स्टक हो जाए, अटक जाए कि भाई सर ने ये कहा था, आपने जैसे देखा तुरंत हाथ नहीं चला, रुक जा, देखते हैं क्या है। तो ये रिपोर्ट जो है, ये इंडियन जो मिनिस्ट्री है ऑफ एजुकेशन की, वो रिलीज कर रही है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बहुत काम की मिलेगी, और इसका ये 25 तारीख को ही डिसाइड हो जाएगा कितने काम की चीज थी। जिनको थोड़ा डाउट है तो पुराने वीडियो जाके देख लीजिए, ग्रुप में तो डाल ही रखा है मैंने, 4-5 साल का पुराना वीडियो भी है, मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो, तो की फीचर्स क्या क्या है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या हुआ है 22-23 में, सभी, ध्यान देना यहाँ पे ऑल, सभी की बात हो रही है। फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल स्टूडेंट वाइज डेटा हैज बीन कलेक्ट फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल अक्रॉस इंडिया थ्रू UDISE प्लस सिंस 22-23 का जो है, यानी पहली बार क्या हुआ, सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों से व्यक्तिगत छात्र आधारित डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया है, और ये नेप ने इसकी रिकमेंडेशन भी दी थी, इसीलिए किया गया। तो नेप 2020 में आया गया, उसकी रिकमेंडेशन को अब ये मंत्रालय क्या कर रहा है, ये मिनिस्ट्री अडॉप्ट कर चुका है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट या वेरी गुड। तो इससे होगा क्या, स्टूडेंट इनरोलमेंट बढ़ेगा यार, देखो एक डेटा आ गया हमारे पास कि भाई नामांकन जो था, इनरोलमेंट जो था 2023 में वो 24.8 था, 25 से घट के 24 में ये घट गया है, यानी कि कुल मिला के स्टूडेंट का जो, अब आपको ये डेटा याद नहीं रखना है, हेलो होल्ड ऑन, डेटा याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है आपको, एक लाइन, स्टूडेंट इनरोलमेंट क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है, कम हो गया है, घट गया है, और कितना हुआ है छोड़ दो, 1 करोड़ कम हो गया, चलो ऐसे मान लो, राउंड अबाउट। तो ड्रॉप आउट यानी इनरोलमेंट कम हुआ, ड्रॉप हुआ। दूसरा ड्रॉप आउट जो है, इन बीच में जो स्कूल छोड़ देते हैं, यानी प्रारंभिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक जो क्लासेस हैं, कक्षा 2 से स्टार्ट कर रहा है ये। ठीक है, क्लास 2 से, एज अ स्टूडेंट फॉर आंगनबाड़ी एंड प्राइवेट प्री प्राइमरी स्कूल डायरेक्टली ज्वाइन क्लास 1। प्रारंभिक स्तर पर शून्य ड्रॉप आउट दर, क्योंकि आंगनबाड़ी और निजी पूर्व प्राथमिक
जो विद्यालय है उसमें छात्र सीधे शामिल हो गए थे। ड्रॉप आउट जो है ये जीरो, इसकी दर जीरो है। एक काम की चीज क्या है, शून्य ड्रॉप आउट दर, ये काम की चीज। 2 पॉइंट हो गया। चलो तीसरा पॉइंट क्या है, हाईएस्ट ड्रॉप आउट जो रेट है वो किस क्लास के बीच में देखने को मिल रहा है, 9 to 12 के बीच में सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट देखने को मिलता है, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। स्टेट लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इसमें एनरोलमेंट सबसे कम देखा गया। हाईएस्ट ड्रॉप इन एनरोलमेंट, एनरोलमेंट यानी एडमिशन लेने ही नहीं गया। ठीक है, क्लियर है। बस ये डेटा याद रखना है और कुछ नहीं। तो ऐसे डेटा को याद रखो जो आपको एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाए। मालूम चला कि आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल नहीं जा रहा है, तो फायदा क्या है, छोड़ो उसको। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू कह रहा है और हमें बता रहा है इस तरह का डेटा नहीं पूछा जा रहा। जब नहीं पूछा जा रहा तो आप पढ़ क्यों रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं कि डेटा यूज नहीं करना, डेटा यूज करना है बट मेंस में करना है। तो अभी आप मेंस की तैयारी करोगे, अब वो टाइम नहीं है ना। क्लियर? चलो अच्छा, अब रिटेंशन जो रेट है वो क्या है भाई, हायर। ये रिटेंशन रेट कहाँ पे है, ये एलिमेंट्री लेवल पे बहुत हाई है। प्राथमिक स्तर पर रिटेंशन दर जो है वो सबसे ज्यादा है। अब आ जाओ ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है, GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये कहाँ पे है सबसे ज्यादा। ये माइनर डिप हुआ है ये बेसिकली अक्रॉस ऑल लेवल एक्सेप्ट एट द सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी माध्यमिक स्तर को छोड़ दिया गया तो सभी स्तरों पे, हर लेवल पे थोड़ा सा, कि भाई क्लास 1 में, क्लास 2 में, या फिर क्लास 8 में, क्लास 12th में, 11th में, सब में गिरावट देखी गई। बट मीडियम वाला उसको छोड़ता है, माध्यमिक स्तर को छोड़ता है, सब में यानी प्राइमरी में भी और हायर लेवल में दोनों में गिरावट देखी जा रही है, बट सेकंड में नहीं देखी जा रही। माध्यमिक स्तर पे, सेकेंडरी लेवल पे को छोड़कर बात हो रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे एवरेज ठीक है, एनरोलमेंट रेशियो जो है इट्स गुड। ठीक है, चलो अब ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेट लाइक असम, ओडिशा, कर्नाटका फेस अंडर यूटिलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर। कम छात्र, राज्यों में कम छात्र से क्या है, विद्यालय अनुपात के कारण अव्यवस्थित अवसंरचना का सामना करना पड़ा। यानी 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पे बच्चों के बैठने के लिए जगह ही नहीं है, या फिर उनके पास जो जो यूजफुल टूल होने चाहिए थे, ब्लैक बोर्ड है या टॉयलेट्स है या फिर टीचर्स हो, वटेवर, क्योंकि उनके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है तो कहीं छत नहीं है, कहीं कुछ और नहीं है। तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, अंडर यूटिलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। ठीक है, तो लो स्टूडेंट टू स्कूल रेशियो, ये इसका रीजन है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम ये जो रिपोर्ट जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो रिलीज की है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता उसका डिपार्टमेंट है, डेवलप बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। कब किया था, 1819 में। ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया, कब किया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस मैनुअल डेटा कलेक्शन मेथड, उसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने, मैनुअल हाथ हाथ से लिखने वाला चीज बताओ। ठीक है, जब सब कुछ ऑनलाइन होगा, डेट कलेक्ट data on school infrastructure, teachers, enrollment, examination result through an online data collection form। ऑनलाइन ही होगा सर, तो कोई भी आप मैक्सिमम जगह पे बोर्ड्स में देखोगे तो ऑनलाइन ही रिजल्ट आ रहा है, ऑनलाइन जो भी मैक्सिमम चीजें, तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बट एक अनफॉर्चुनेट एक घटना घटी थी यूपी में, जब टीचर को कहा गया कि यार ऑनलाइन आपको वो करना है पंचिंग मशीन टाइप, तो टीचर भड़क गए। ऐसे कैसे आप, हम नहीं आएंगे तो आप हमको एब्सेंट कीजिएगा, ऐसा कुछ। और योगी सरकार वहां, you know? चलो भैया, कल को यूपी जाना हुआ तो मुझे भी तो जाना है यूपी।
है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं थोड़ा सा। एम्पावर ब्रिज, ब्रिज, हर ब्रिज है ना। इम क्या है, एम्पावर हर ब्रिज। ठीक है भाई, क्या है ये देखते हैं। तो ये EMPOW है, इम्पो हर ब्रिज है, तो एम्पावर ही कर दो उसको, ठीक है। हर ब्रिज का मतलब फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है। द वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है ये, WEF का मतलब वुमेन महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म, यानी किसी वुमेन को, किसी फीमेल को जो, और वैसे 18 या 20 प्लस होंगी जो भी है, अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, ठीक है। उसके लिए नीति आयोग ने, बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस में भी आप ये नाम डाल सकते हो, ठीक है, बट प्री के लिए फिलहाल एक सपनों की उड़ान, हर ब्रिज उड़ान लॉन्च, ठीक है। नीति आयोग लॉन्च एम्पावर हर ब्रिज सपनों की उड़ान, किसके लिए, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो WEP यानी वुमेन एम्पावरमेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है, ये 18 में एग्रीगेट किया गया था, एक एग्रीगेट प्लेटफॉर्म के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था, नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट। 22 में इसमें अब PPP में बदल गया है, यानी अब सिर्फ गवर्नमेंट का स्टेक नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो चुका है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसको इंपावर करने के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप को इंपावर, वुमेन को इंपावर करने के लिए प्रोवाइडिंग एसेंशियल स्किल एंड रिसोर्सेज, वेरी गुड, ठीक है। तो प्रोवाइड मेंटरशिप इन एरिया लाइक रिटेल मैनेजमेंट हो, डिजिटल टूल्स हो, फाइनेंशियल जो लिटरेसी है, और बिजनेस डेवलप करने के लिए जो भी स्किल रिक्वायरमेंट है, जो वुमेन है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, दैट्स इट, हो गई बात खत्म, बहुत इजी था, ठीक है। चलो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिसबा जी का सबसे बड़ा दुख, और ये दुख कम नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, ऐसा कुछ मिसबा जी, बहुत दुख है जीवन में, है ना। अब ये देखो यहाँ पे आ गया, न्यूजन शॉट कहाँ पे है? यहाँ, ठीक है। चलो, क्वांटम, मैं बहुत आराम आराम से बताऊं, दुख दर्द एंड पीड़ा यार। चलो इसको कम करने की कोशिश करते हैं, लेमैन टर्म्स में समझ लो, प्रॉब्लम ही खत्म। ऐसा इसलिए है मिसबा जी कि आपको ये साइंस एंड टेक से डर लगता है। आपने जिस लेवल पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पढ़ा, वैसा कोई मैगजीन या उस डेप्थ में जाके आपने कभी साइंस एंड टेक को नहीं पढ़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत टेक्निकल नहीं जाना होता है इसमें, टेक्निकल तो मुझे भी नहीं पता यार, मैं तो बैकग्राउंड ही साइंस का है, ठीक है। चलो, तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्या है भाई, ये रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है बेसिकली। ये रिसर्चर ने सक्सेसफुली टेलीपोर्टेड अ क्वांटम स्टेट ऑफ लाइट ओवर 30 किलोमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। शोधकर्ताओं ने प्रकाश, लाइट, एक क्वांटम, एक जो स्टेट है, उसको 30 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर जो केबल है, उसको टेलीपोर्ट किया। 30 किलोमीटर का एक फाइबर ऑप्टिक है, उसको यहाँ से यहाँ तक हमने अपना वहां पे भेज के देख लिया कि यार हमारा वो मैसेज है जा रहा है कि नहीं, सक्सेसफुली टेलीपोर्ट हो गया, पहुंच गया हूँ 30 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक से, ठीक है। ये समझ में आया। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो हमने सक्सेस मिला, इट शोज दैट क्वांटम एंड क्लासिक नेटवर्क जो है कैन शेयर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी क्वांटम और जो क्लासिक नेटवर्क है एक ही बुनियादी ढांचे को
हम क्या कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं। यानी एक ही तार से, आप ऐसा समझो कि भाई केबल कनेक्शन समझ लो और एक तरह से टेलीफोन देख लो, दोनों एक ही तार से जा रहे हैं, ऐसे समझो, एक ही नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। जैसे आप, चलो ऐसे नहीं समझना, चलो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ऐसे समझो, आपके पास जो फोन है उसमें आप इंटरनेट का एक्सेस भी मिल जा रहा है और आपको बात करने भी मिल रहा है। आप बात करते करते इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं। तो नेटवर्क नेटवर्क तो आपका एक ही है ना। तो यहाँ पे इस टेक्निक में क्वांटम यूज किया जा रहा है। क्लियर है? बहुत ही लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ। तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन जो है, ये क्या है, इट्स अ मेथड फॉर ट्रांसफरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है, यूजिंग इंटैंगल स्टेट while preserving their identities। यानी ये एक ऐसा मेथड है जो उलझी हुई अवस्था, इंटैंगल स्टेट, उलझी हुई अवस्थाओं का उपयोग करके दो बिंदु, पॉइंट एक पॉइंट मान लो, उनके बीच में कोई भी क्वांटम इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर कर देगी। कॉम्प्लेक्स वाली चीज है उसको, और आपकी पहचान जो है, वो आइडेंटिटी जो है, वो भी क्या रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, सिक्योर रहेगी, सिक्योर लाइन रहेगा ये। तो अब एक लाइन हमने यहाँ पे देखा कि भाई दो उलझी हुई अवस्था, ये उलझाव क्यों है भाई, इंटैंगल्ड, इसका क्या मतलब हुआ, इंटैंगल का मतलब हुआ इट्स लिंक टू पार्टिकल सच दैट चेंज टू वन पार्टिकल इंस्टेंटली अफेक्टेड द अदर्स इवन अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि उलझाव दो कणों को इस प्रकार से जोड़ देगा आपस में, कॉम्प्लेक्स करते जाओ, डीएनए काइंड ऑफ। तो दोनों जो टू पार्टिकल्स है उसको इस तरह से अटैच कर देगा कि एक कण, दोनों मिलकर फिर क्या हो जाएंगे, ये दोनों लास्ट में जाके एक ही हो जाएंगे, और दूसरा कण तुरंत प्रभावित होता है, चाहे वो कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो। यानी कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, वो एक आप अलग अलग जो मीडियम, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप, हमारी वॉइस भी जा रही है और इंटरनेट कनेक्शन दोनों एक साथ जा रहे हैं, ऐसे समझो। फोन में यही होता है, आप मुझसे बात कर रहे हो या किसी से भी बात कर रहे हो, और उसके बाद आप लोग क्लास में भी करते होगे, मैसेज कर रहे हो, क्लास में ऑनलाइन भी हो और मैसेज भी कर रहे हो, और क्या चल रहा है, करते हो ना। हाँ, इसका सबसे पहले मैंने इसको डिस्कवर किया था, क्या कहते हैं वो, जब कोविड के टाइम पे, जब मैं कोविड में, मेरे घर में मतलब कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, तब मैं गया था। तो मेरे भाई के बेटे ने, जो उस वक्त 5-6 साल का था, वो अपने टीचर को बेवकूफ बना रहा था कि ऑनलाइन दिखा के वो बाहर खेलने चला गया, फिर आधे घंटे बाद आया प्रेजेंट में, बट वो ऑनलाइन दिख रहा। तो तब मुझे समझा कि अच्छा, बच्चे भी ऐसा, मेरे बच्चे भी तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बाहर घूम रहे हैं, चलो ऑनलाइन दिख जाते हैं ना। चलो, तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इंस्क्रिप्शन, यानी बहुत तेजी से जाएगा, सुरक्षित होगा, यानी कोई बीच में फ्लॉज नहीं होगा, ऑफर फास्टर एंड मोर सिक्योर इंक्रिप्शन। सेंसिंग की बात करें तो बेहतर सेंसिंग, जो इनेबल इंप्रूव सेंसिंग कैपेबिलिटीज एंड कनेक्टिविटी। तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए ये वैश्विक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, यानी इनहांस ग्लोबल कनेक्टिविटी फॉर क्वांटम कंप्यूटर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलो, अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा इसमें मैंने टिक नहीं किया था क्योंकि टेक्नोलॉजी पे ओनली फॉर आईएएस के लिए है ये, फ्री के लिए। पीसीएस में ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है ना। पीसीएस को भी पूछने में भी थोड़ा वक्त लगेगा इस लेवल पे आने में। परमाणु घड़ी, ठीक है भैया, चलो और देखते हैं परमाणु घड़ी क्या है। एटॉमिक क्लॉक, ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है ये। इसमें क्या हुआ है, यूनाइटेड किंगडम, अब देखो ये पीसीएस पूछेगा, क्वांटम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक हैज बीन डेवलप्ड इन द
यूनाइटेड किंगडम। किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम ने किया, ये डेवलप किया है, ठीक है। परमाणु घड़ी, एटॉमिक क्लॉक। क्लियर? पीसीएस के लिए रट लो, आ गया, लिख लो कि सर ने कहा है, और नहीं आया तो फिर मुझे बताना कि सर आपने कहा था और नहीं आया। पीसीएस आईएएस में ये नहीं पूछेगा, बट उसका फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। तो अबाउट एटॉमिक एटॉमिक क्लॉक। एंड एटॉमिक क्लॉक क्या है? क्लॉक इज अ टाइप ऑफ क्लॉक है, ठीक है, दैट कैन यूज स्पेसिफिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज ऑफ एटम। ये कॉमनली सीजियम और रुबिडियम जो है उसका यूज करके टाइम को है एक्सट्रीम एक्यूरेसी के साथ यूज किया जाता है। जो अब आप देखोगे कि कई आप लोगों ने ये तो सुना होगा, मोहित कुमार यार ये रोलेक्स पहन रहा है, ये बंदा 1 करोड़ की घड़ी पहन रहा है, ऐसा कुछ सुनते हो ना, कि घड़ी मेरी वॉच 1 करोड़ की, नहीं मेरी नहीं है, सुना तो होगा ना। हाँ, तो उसमें सीजियम और रुबिडियम का यूज होगा, और ये रेजोनेंस जो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी का यूज किया जाता है बहुत ही एक्सट्रीमली एक्यूरेसी के लिए, यानी कि 1 सेकेंड के बीच में, 1 सेकेंड से दूसरे सेकेंड के बीच में जो नैनो गैप होगा 10⁹ उसको भी ये मेजर कर लेगा। यानी आप पलक झपकाते झपकाते में जितना टाइम लग रहा है उसमें ये 1000 बार का टाइम को काउंट कर लिया उसने, इतना एक्यूरेसी, ठीक है। अब ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? ले जेबॉक क्या है? हैंड पॉकेट घड़ी का नाम है क्या? ये कंपनी का नाम है? भाई देखो यार, मैं तो साधारण सा इंसान हूँ, कॉमन मैन वाला, मेरे पास तो ये, मुझे नाम का ही नहीं पता, है ना। मुझे तो मेरी घड़ी का नाम ही नहीं पता मुझे तो। आई थिंक देखना पड़ेगा क्या नाम है मेरी घड़ी का। अच्छा, वर्ल्ड की मिलियंस में आती है, मुझे लगता है। अच्छा चलिए ठीक है। मेरी कौन सी घड़ी है भाई? हिल फिलर, सस्ती सी, ठीक है। टाइम मगर उतना ही बता, बेंटन वॉच। अच्छा लो, सब लोग, भाई मेरी पास हिल फिलर ही है, ठीक है, चलो सस्ती सी घड़ी पहनता हूँ, काम खत्म। अरे अरे अरे, कौन कौन? सुबह विश्वास, अच्छा ठीक। हाँ, आईएएस बन जाइए। जिस दिन आप आईएएस क्रैक करेंगे कोई ना कोई कोचिंग वाला आपको देके जाएगा। 1 करोड़ तो नहीं दे देगा, लेकिन हाँ 20 30 40 तक आराम से मिल जाएगा। वो कहने की बात होती है कि 1 करोड़ 2 करोड़ मिल रहा है, ऐसा हो सकता है कोई दे दे, बड़ी बड़ी जो बिग फिश है वो दे दे, है ना। इसी लालच में पढ़ लो यार, क्या प्रॉब्लम है। आईएएस लवासना जाने से कम करोड़पति तो सब लोग होके जाते हैं, जो नहीं भी होते हैं ना वो भी हो जाते हैं। चलो, एक्यूरेसी की बात करें तो ये नव विकसित है, ये न्यूली डेवलप्ड क्वांटम बेस्ड एटॉमिक एटॉमिक क्लॉक है। इस क्लेम टू लॉस लेस देन 1 सेकेंड ओवर बिलियन ऑफ ईयर, यानी अरबों वर्ष में 1 सेकेंड से भी कम का जो अंतर होगा वो उत्पन्न करती है, उसको भी ये क्या कर लेगा? मेजर कर लेगा, इंश्योरिंग अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीजन, और प्रिसाइज वे में इसको क्या कर लेगा? अच्छा, उसमें टैक्स, मेरे में भी टैक्स लगा था बॉस, ऐसा नहीं है, टैक्स तो हमने भी दिया था अपनी गाड़ी का। चलो ठीक है। तो की बेनिफिट क्या होगा? ये नेविगेशन में कहाँ यूज हो जाएगा? नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में यूज किया जा सकता है। इंप्रूव एक्यूरेसी ऑन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, enhance precision in advanced weapon system like guided missile, वहां पे यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूजेस जो है वो यूपीएससी पूछता है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? नहीं, इतनी सारी बातें इसलिए कर दी कि ताकि आप लोग का भी मन लगा रहे हैं। कई बार लोग कहने लगते हैं कि बहुत बोरिंग सी क्लास होती है, तो भैया सेक्शन जो जिसको सिलेक्शन लेना है ना, इसी बोरिंग से ही होके जाना पड़ता है, अपने आप को कमरे में बंद करना होता है, ठीक है।
दोस्ती यारी छोड़नी पड़ती, बहुत सारे त्याग और तपस्या करनी पड़ती है कि जी भाई सब लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, चलो यार बहुत लोग आओ कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हैं, ठीक है चलो। तो कोई कुछ लोग तो पैंगोंग सो जाने का सोच रहे हैं, विदाउट, दे डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ बाइक, बट पैंगोंग सो जो जाना है बाइक के साथ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा बुलेट, अच्छा सॉरी बुलेट था, अरे बुलेट बाइक एक ही होता है ना भाई, मुझे तो ये भी डिफरेंसेस नहीं पता। चलो, तो इंडिया का ये फर्स्ट है, फर्स्ट रोबोटिक सिस्टम है, परफॉर्म्स टेली सर्जरी। अब ये पीसीएस पूछेगा, आईएएस भी पूछ सकता है, बट पीसीएस बस यही नाम आप देख लो, काम चल जाएगा। सलाइन लिंक, ठीक है चलो। आईएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट, बट पीसीएस के लिए भी, पीसीएस के लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये इंडिया का जो इंडिजीनियस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है, एसएसआई मंत्रा, नाम क्या है, एसएसआई मंत्रा, ये है आपका पीसीएस के इंपॉर्टेंट। आईएएस में ठीक है, कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पीसीएस में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। आईएएस में पूरा पढ़ना है तो आपको पीसीएस में सिर्फ ये क्लाइंट पढ़नी है। इंडिजीनियस है, परफॉर्म टू वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक जो कार्डिक कार्डियक की जो टेली सर्जरी है, विद अ लेटेंसी ऑफ जस्ट 40 मिलियन सेकेंड। लेटेंसी का मतलब क्या होता है, लेटेंसी का मतलब ये जो डिले हो रहा है, जैसे मैं यहां से जो कह रहा हूं आप तक कितने सेकंड्स में वो डिले हो रहा है, कितने सेकंड के बाद पहुंच रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, नैनो सेकंड, इसको कहते हैं लेटेंसी। तो दूर बैठ के भी आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप मान लो अमेरिका में बैठा हुआ और यहाँ पे उसको ऑपरेट कर रहा है, तो इस जो आप डिक्टेट कर रहे हो या जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो रोबोट को, उसमें अगर डिले मान लो या 5 सेकंड का या 10 सेकंड का हो गया, तो ये नस को उसको थोड़ा सा नॉट करना था, ये आप 5 सेकंड बाद आया, तब तक तो वो मेरा वो जो पेशेंट है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर निकल जाएगा ना। तो विश्व में पहली बार दो रोबोटिक कार्डियाटिक टेली सर्जरी ये हुआ, एसएसआई मंत्रा ने की, 40 मिली सेकंड के लेटेंसी के साथ, यानी 40 मिली सेकंड का मतलब यार बहुत, मतलब 1 सेकंड से भी बहुत कम, ठीक है। तो टेली सर्जरी का मतलब इट्स अ प्रोसेस जो रोबोटिक्स और कैमरा दोनों का यूज करके डॉक्टर हाई स्पीड इंटरनेट डेटा के साथ कनेक्शन के माध्यम से दूर बैठे भी ऑपरेशन कर सकता है, यानी अमेरिका में बैठा हुआ है, चलो यार कर देते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब मान लो कोई कोई कैपेबल डॉक्टर है, वो अभी अमेरिका से यहाँ आने में उसको अभी 18 घंटा, तो न्यूयॉर्क की जो फ्लाइट पकड़ेगा मिनिमम 18 घंटा लगने वाला, मिनिमम, मतलब एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दिल्ली टू न्यूयॉर्क। तो अब आप 18 घंटा में तो यार तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो दूर बैठे आप क्या कर सकते हो, ना ना मिसबा जी 18 लगता है, ठीक है। ना ना टोटल, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, फ्लाइट में जितना टाइम जो बिता रहे हो ना, ये मुझे तब मालूम चला था जब मैंने अपना फर्स्ट लैपटॉप लिया था। एक लैपटॉप था जिसकी बैटरी की जो बैकअप थी वो 18 आवर्स की थी। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा इसका यूज क्या होगा, तो बोला सर ये आप दिल्ली टू न्यूयॉर्क अगर आप फ्लाइट ले रहे हो तो उसमें आपका ये बैटरी बैकअप रहेगा 18 आवर्स का, तो 18 आवर्स का पूरा फुल बैकअप मिल जाएगा आपको। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे उस दिन मालूम चला, ऐसे मैं कभी गया नहीं हूँ। चलो, डायरेक्ट अगर आप देखोगे घूम घूम के नहीं, है ना। तो एसएसआई मंत्रा के बारे में, ये एकमात्र विश्व का पूरे वर्ल्ड में इकलौता रोबोटिक सिस्टम है जो टेली सर्जरी और टेली प्रॉक्टरिंग के लिए अप्रूवल है। इंडिया का इंडिजीनियस है ये, इंडिया ने बनाया। अब इसको बनाने के लिए अब आ जाओ यूपीएससी में, कौन इसका संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, सीडीएससीओ, जो इन्होंने क्या किया, इसको रिकमेंड किया है, मतलब ये बेसिकली अप्रूव्ड किया, सॉरी नॉट रिकमेंड, अप्रूव्ड किया है, अप्रूव्ड बाय द सीडीएससीओ अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ये कॉस्मेटिक एक्ट में आएगा, ये ध्यान रखना हैंडी। और ये
इंडिया में जो कॉस्मेटिक एक्ट जो है ये 1940 का है, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेजर अचीवमेंट क्या है इसका? एसएसआई मंत्रा सक्सेसफुली परफॉर्म द रोबोटिक बीटिंग हार्ट टोटली एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्डियक जो कार्डियाटिक यानी हृदय वाला जो प्रोसीड्यूर है उसमें बहुत रोबोटिक बीटिंग हार्ट टोटली इंडोस्कोपिक, यानी कि एक इंडोस्कोपिक क्या होता है, एक पाइप डाल दी गई, उसमें कैमरा लगा हुआ है, अब जाके कैमरा बॉडी के अंदर जाके स्कैन करेगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, और वो एक बड़ा सा मॉनिटर में उसकी पिक्चर आती रहेगी, उस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए जाके सर्जरी करनी है। ठीक है, तो ये अचीवमेंट कर लिया, और सबसे कॉम्प्लेक्स माना जाता है यार ये। ठीक है, हृदय की शल्य यानी हृदय आपके हार्ट की बाईपास सर्जरी कर रहा है ये, मजाक नहीं है, स्टंट डालना है वो भी कर देगा, कुछ भी कर देगा ये। ठीक है, तो एक क्रांति है, एक रिवॉल्यूशनरी चीज आप कह सकते हैं। अदर यूजेस भी है। ठीक है, सुरक्षा और निगरानी के लिए रोबोटिक का यूज कर सकते हैं हम। रोबोटिक यानी एक रोबोटिक जो प्रोस्थेटिक जो है, कृत्रिम अंग जो है, उसमें जैसे मैंने कभी कहा ना स्टंट डालना है वो कर सकते हैं। ठीक है, साफ सफाई या फिर जो आपका डिसइंफेक्शन जो है, सैनिटेशन है, डिसइंफेक्शन जो रोबोट्स है उसका यूज करके, यूवी कौन सा यूज होता है, यूवीसी जो लाइट है उसका यूज किया जा सकता है। और ये पीसीएस में थोड़ा सा, पीसीएस के लिए भी याद रखना इसको, यानी जो टूल्स है उसको कैसे हम सैनिटाइज कर सकते हैं या इन्फेक्शन डिसइंफेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो कई बार अपना हाथ को साफ करने के लिए हम लोग वो क्या यूज करते हैं, वो पिस पिस वाला क्या कहते हैं उसको, अरे क्या यूज करते हैं, जल्दी बताओ, मैं नाम बोल रहा हूँ। सैनिटाइजर, या सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर बदन बॉडी के अंदर तो नहीं डाल सकते ना सैनिटाइज करने के लिए, तो उसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलो, चिकित्सा परिवहन रोबोटिक्स में दवा भेजना, भोजन भेजना, आवश्यक सामग्री विधि पहुंचाने वगैरह में बॉडी के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। चैलेंजेस तो प्रारंभिक जो जो इनिशियल कॉस्ट होगा बहुत हाई होगा, क्योंकि अभी इनिशियल लेवल पे है। हर हॉस्पिटल में हो जाए तो सस्ता हो जाएगा। स्किल एंड ट्रेनिंग जो गैप है ये भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हाईली स्किल्ड होना चाहिए डॉक्टर का भी। एक गलती से पूरी अकाउंटेबिलिटी जो है, अब एथिकल कंसर्न भी है, पेशेंट का ट्रस्ट इशू भी आएगा कि यार रोबोट कहीं कुछ और ना कर दे मेरा। ठीक है, ये सब छोड़ दो, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इससे इतना से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मिसबा जी, चलो। फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रसार के लिए एक आउटलाइन, कम से कम एक फ्रेमवर्क तो बनाना है डिफ्यूजन के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन एक फ्रेमवर्क बनाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सब तो ऐसे टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, हर बार आना ही है। खुद से सोचने की क्षमता, सोचने का ही नहीं, सही डिसीजन भी होना चाहिए, इथिकल भी होना चाहिए। तो हाल ही में एक फ्रेमवर्क बनाया है अमेरिकी प्रशासन ने। ठीक है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली रिलीज किया है फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन। किसने? अमेरिका में। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है which aims to regulate export and security standard in the global AI market. AI market में एक्सपोर्ट को और जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है उसको कंट्रोल में लाना है या रेगुलेट करना है, ऑब्वियस है। ठीक है, इंडिया के लिए, भारत के लिए मुख्य प्रतिबंध क्या है? रिस्ट्रिक्शन फॉर इंडिया लो, भारत को जीपीयू आयात करने पर प्रतिबंध है जब तक इसकी कंप्यूटिंग शक्ति सुरक्षित वातावरण में होस्ट ना की जाए। यानी इंडिया फेस रिस्ट्रिक्शन, भारत में ये नहीं कर सकते। क्यों इंपोर्ट नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि जीपीयू अनलेस द कंप्यूटिंग पावर इज होस्टेड टू सिक्योर एनवायरनमेंट, जब तक इंडिया में सिक्योर नहीं होगा या हम यूएस के फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम उसको इंडिया में इंडक्ट भी नहीं कर सकते, इंपोर्ट भी नहीं कर सकते।
प्रॉब्लम ये है। तो आप एक लाइन याद रखो यार, भारत में ये प्रतिबंध इसको लगाया हुआ है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है, इससे काम चल जाएगा। रूपरेखा क्या है भाई, पर्पस ऑफ द फ्रेमवर्क, ये इसका पर्पस क्या है इस फ्रेमवर्क का, कुछ ऑब्जेक्टिव को, फ्रेमवर्क का जो एम है, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट के लिए एआई का यूज किया जा सकता है, उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। प्रोटेक्ट यूएस इंटरेस्ट इन एडवांस एआई टेक्नोलॉजी में, यानी उसकी मोनोपोली चले, उसका जो इंटरेस्ट है, यूएस का जो इंटरेस्ट है वो प्रिवेल करना चाहिए, ऑब्वियस है, अंकल सैम हमेशा प्रिवेल करेंगे। उनके यहाँ अटैक जब तक नहीं हो रहा तब तक वो एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं होते कि ये कोई टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है कहीं वर्ल्ड में, कहीं और, वो सिर्फ अमेरिका में हो सकता है, बाकी जगह तो इंसान ही नहीं होते, ठीक है। चलो, तो सप्लाई चेन की बात करें थोड़ा सा, थ्री लेवल पे इसका आप देख सकते हो, थ्री थर्ड पार्ट स्ट्रेटेजी, तो इसका एक एक्सेप्शन भी है फॉर सर्टेन अलाइज है एंड पार्टनर्स के लिए है, कुछ जैसे कुछ सहयोगी जो देश है, जैसे भारत सहयोगी नहीं है, ध्यान रखना, तो उनको जो सहयोगी है उनके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फैसिलिटी है, बट सबके लिए नहीं है, अनुमति है, लेकिन जो उनके अलाइज है, ठीक है। सप्लाई चेन एक्सेप्शन यानी इनेबल लिमिटेड एक्सपोर्ट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग चिप, उनका जो चिप होगा लिमिटेड रहेगा, एक्सपोर्ट करने की अनुमति देता है, बहुत ही लिमिटेड, यानी जो उनको उनकी मोनोपोली चले, उनका डोमिनेंस बरकरार रहे, वो कहते हैं ना दबंग वाली में दबाव बना रहना चाहिए, काइंड ऑफ, ठीक है। एंड लो वॉल्यूम एक्सेप्शन क्या है, अलाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू फ्लो ग्लोबली, कि कुछ चीजें ऐसी है कि जो सब जगह हो, एक बार आदत लग जाए तो फिर हम उसका दाम बढ़ाएंगे, फिर वो करेंगे ना, तो एक बार थोड़ा सा हथियार को अगर आप छोड़ दिया जाए, ऑल स्मॉल अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू फ्लो ग्लोबली इन एक्सक्लूडिंग आर्म्स एम्बार्गो कंट्रीज, यानी जो आप इसका हथियार प्रतिबंधित, यानी ईरान है, साउथ नॉर्थ कोरिया है ना, उस टाइप के जो कंट्री है उनको आपको ये सब नहीं देना है टेक्नोलॉजी, पता नहीं वो क्या से क्या बना लेंगे, डेवलप कर लेंगे, बाकी जगह पे आप कंप्यूटिंग जो रिसोर्सेज है उसको दे दो, एक बार यूज करना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ग्लोबली अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडो 10% लोग ही जेन्युइन खरीदते हैं, 10% पूरे ग्लोबल लेवल पे, 90% वो चल रहा है इनका कॉपी, ये माइक्रोसॉफ्ट को भी पता है, पायरेटेड, लेकिन लेकिन उनको पता होने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं भाई, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल रहे हैं इसी बेस पे निकाल रहे हैं, तो ना चाहते हुए बहुत सारी चीजों को परचेस करना पड़ेगा। अब बार बार ये अपडेट कर दे रहे हैं तो आपको भी बार बार अपडेट करना पड़ रहा है अपने सिस्टम को ना, क्योंकि आप यूज टू हो गए, हाँ 300-400 रुपए विंडो डलवाने में, अपडेट करने में, हाँ लग जाता है, नहीं मेरे में तो जेन्युइन है भाई, चलो ठीक है। अभी लेटेस्ट वर्जन 11 जो है वो मेरा वो चल रहा है, चलो। नैनोपोर टेक्नोलॉजी ये क्या है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नैनोपोर टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी क्या है, एक टूल को डेवलप किया गया है, तो जो साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड अ नैनोपोर बेस्ड टूल दैट कैन डायग्नोस इलनेस फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली बाय एनालाइजिंग सिंगल फॉर्म इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, यानी व्यक्तियों जो व्यक्तिगत मॉलिक्यूल से प्राप्त संकेतों को विश्लेषित एनालाइज करके बीमारियों को तेजी से और सटीक उसका सोल्यूशन या डायग्नोस कर सकता है, निदान मीन्स डायग्नोस कर सकता है कि बीमारी क्या है भाई, तो ये कैसे होगा, नैनोपोर बेस्ड, तो अभी पहले नैनोपोर टेक्निक है क्या पहले ये जान लो, तो इट्स अ नैनो स्केल होल होगा, बहुत छोटा सा पाइप टाइप का, ठीक है, छेद का यूज किया जाएगा, पतली से थिन मेम्ब्रेन से एम्बेडेड होगा वो, जिसमें कि आवेशित जैविक अणु जो है, यानी चार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इस छेद से क्या हो उसको पास किया जाएगा, और पोटेंशियल जो होगा संभावित, यानी पोटेंशियल जो जो चेंजेस है
कि आपके बॉडी में क्या पोटेंशियल चेंजेस हो आए हैं, तो उसका रीजन क्या है वो डायग्नोज करके तुरंत बता दिया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है बॉडी में। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सैंपल से सीधे डीएनए से या आरएनए से सीक्वेंसिंग से वास्तविक रियल टाइम में इसको एक्सेस, ये इसका सैंपल से आप उसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, इट्स इनेबल द सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए और आरएनए डायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सैंपल इन रियल टाइम। रियल टाइम में क्या चेंजेस आ रहा नहीं आ रहा वो पता चल जाएगा। एप्लीकेंट की बात करें कहाँ कहाँ पे यूज होगा, यूजफुल फॉर डिडक्टिंग डिजीज, जो डिजीज मार्कर, रोग मार्कर का पता लगाने में सहायक होगा। डिजीज मार्कर का मतलब रोग आपको क्या डिजीज हुआ है ये उसके लिए यूजफुल हो जाएगा, पहला। सेकंड, इनेबल नॉन इन्वेजिव अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज। तो कैंसर जैसे अन्य बीमारियों के लिए भी नॉन इन्वेजिव यानी गैर आक्रामक इनिशियल लेवल पे ही ये उसको डायग्नोज करने में कैपेबल है। क्लियर हुआ? क्लियर है? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नैनो बबल टेक्नोलॉजी। अब देखो इसी को अगर मुझे दोबारा पढ़ना होगा तो बहुत कम टाइम लगने वाला है। अगर तुरंत आफ्टर क्लास अगर आप लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया तो मैं तो बहुत आराम से बहुत इधर उधर की बातें करते हुए बता रहा हूँ, आपको ये रिवाइज करने में आपको जरा सबके लिए अलग अलग टाइम होगा, लेकिन हार्डली ये 35 to 40 मिनट्स में हो जाए। हार्डली किसी को हाफ एन आवर भी लग सकता है, बट आज लगेगा, कल करोगे वो 40 मिनट्स होगा, 4 दिन के बाद करोगे इट्स गोज टू 1 आवर। तो इट्स अप टू यू कि आपको हाफ एन आवर में होना चाहिए या 1 घंटे में या 1.5 घंटे में, या फिर पूरा भूल गए हो तो फिर जाओ यूट्यूब पे और वीडियो देखो, ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, चलो नैनो बबल टेक्नोलॉजी क्या है भाई? ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंट है, इसने लॉन्च किया है। कौन सा मिनिस्ट्री ने? पर्यावरण राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए नैनो बबल तकनीक का शुभारंभ किया। तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग वाटर के लिए है। कहाँ पे यूज हो रहा है? नेशनल जियोलॉजिकल पार्क, ये दिल्ली वाला चिड़ियाघर जिसको कहते हैं। ठीक है, आकार में देखो तो 70 to 90 120 नैनोमीटर, जो एक नमक के दाने के से 2500 टाइम्स क्या होगा, छोटा होगा, हो जाएगा और तुरंत नेगेटिव सरफेस चार्ज होगा ये बबल, और वापस इसमें इन्हें आपस में मिलने से, ये जो मॉलिक्यूल्स है उसको आपस में मिलने से रोक देगा। तो क्या होगा आपका जो, इससे होगा क्या? तो नैनो बबल से क्या है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सरफेस चार्ज जो है दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम मर्जिंग, आपस में मिलने से रोक देगा। तो वाटर जो है, क्लीन वाटर एंड जो आपका जो डस्ट पार्टिकल है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे जो स्मॉल आपके जो सेपरेट स्मॉल पार्टिकल्स है इमल्सिफाइड होंगे, फैट्स ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम वाटर, वाटर से ये डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नैनो जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, जो कंबाइंड विद देयर सरफेस चार्ज एक्ट लाइक सरफेस सरफेस टेंट, हेल्पिंग रिमूविंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम सरफेस। यानी उस पानी के कण में जो भी कंटामिनेट होगा, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उसके सरफेस पे जो भी आएगा उसको वो हटा देगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है? वाटर प्यूरिफिकेशन में, ठीक है, एग्रीकल्चर में इंप्रूव ऑक्सीजन ऑफ इरिगेशन वाटर, हेल्थ केयर में यूज किया जा सकता है। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग
अगर हो तो उसमें किया यूज किया जा सकता है, हर जगह यूज हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये अभी लंबा होने वाला है। क्लियर है सभी को? चलो, यहां से आराम से हम कल करेंगे। चांसेस है, मैंने फिर से आप लोगों को रिमाइंडर दे दूं कि सैटरडे वाला में मैं आपको सैटरडे को लिंक शेयर कर दूं, ठीक है? सैटरडे के लिए भी ये क्लास थोड़ा सा हम कर लेंगे, ठीक है? आराम आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक दो क्लास में ये खत्म हो जाएगा, हम पैप का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इस वीक में हम नेक्स्ट वीक से हो सकता है पैप स्टार्ट हो जाए। संडे को क्या हुआ, संडे को नहीं, संडे को क्लास नहीं होगी, संडे को टेस्ट होता है। संडे कोई भी क्लास नहीं होगी बॉस, आप बेफिक्र रहो, ठीक है मोहित कुमार? चलो, अब आप लोगों का अभी